तो संडे की छुट्टी के बाद एक बार फिर हम लोग आमने सामने हैं रात 9 बजे, जैसा कि आपसे हमेशा वादा रहता है 9 बजे कुछ कहानियाँ सुनाऊँ। मैं कहानी सुनाऊँ उससे पहले कुछ दिल की बातें हैं जो आपसे शेयर करूँगा। आज भी मैंने और कल संडे को आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कहानियों को लेकर। मैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत कम पढ़ता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने जब भी पढ़ता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें गालियाँ भी होती हैं। तो मैं सच बताऊँ, मैं गोली से कम डरता हूँ, गालियों से ज़्यादा डरता हूँ। मुझे लगता है कि कोई शिकायत है तो आदमी डांटे या बोले, जो भी कहना है, लेकिन गाली से बड़ी तकलीफ़ होती है। और ख़ास तौर पर अगर गलती मेरी है और मुझे आप लोग गाली दें तो सर आँखों पर, लेकिन गलती किसी की होती है और उनके माँ बाप को गाली दी जाती है तो वो और दिल दुखता है। और मुझे इसलिए भी गालियों से डर लगता है कि आप मुझे दें तो चलेगा, पर माँ बाप को अगर कोई देता है तो मेरे माँ बाप हैं नहीं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा फील होता है। तो इस वजह से नहीं पढ़ता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना चाहिए। मेरी टीम के लोगों ने कहा, दीपक हैं, आसिम हैं, बाकी लोगों ने, तो फिर पढ़ा। और मुझे एक चीज़ पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा कि अब तक मैं इतने दिनों से आप लोगों के सामने कहानियाँ सुना रहा हूँ, मालूम नहीं मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग क्या समझते हैं। लेकिन उसको सारे कमेंट्स पढ़ के बड़ा हौसला मिला। आप लोगों ने जो भी तारीफ़ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुझाव भी दिए। एक ने लिखा कि इसको आप कहानी ना कहें, ये हकीकत है, चूँकि आपने इन सारी चीज़ों में जिया है, इसे देखा है, कवर किया है। तो लाइन भी मुझे अच्छी लगी। एक साहब ने सुझाव दिया था कि आप माइक हाथ में ना पकड़ें तो थोड़ा सा आपके दोनों हाथ फ्री नहीं रहते, तो इसलिए देखिए आज आप माइक हाथ में नहीं है, लेपल लगाया हुआ। कल आप क्यों नहीं आए? एक सवाल देखिए फिर शुरू हो गया कि कल क्यों नहीं आया। असल में मेरी सिर्फ एक छुट्टी होती है, वो भी अगर क्रिमिनल के भरोसे पे होते हैं। क्राइम बड़ा हो तो छुट्टियां कैंसिल। तो कहने को हमारे यहाँ 5 डेज़ वीक है, 2 ऑफ होता है, लेकिन सैटरडे भी बहुत सारा काम होता है, शोज़ होता है, वारदात बनाना पड़ता है, तो इसलिए सिर्फ एक संडे की छुट्टी लेता हूँ। और वो ना लूँ तो बेटी नाराज़ हो जाती है, तो एक दिन उसका भी बनता है, इसलिए एक दिन छुट्टी लेता हूँ सिर्फ संडे। पर अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा इंतज़ाम करूँ कि संडे भी आप तक कहानी पहुँच जाए। अब कैसे होगा वो देखूँगा, लेकिन खैर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के वाकई दिल अच्छा लगा और हौसला भी मिला, और दूसरा कई चीज़ें सीखने को भी मिली। जैसे मैंने आपको एक माइक की बात बताई, एक ये भी कि किस तरह की कहानियाँ सुनानी चाहिए, क्या है। तो इसी तरह आप लोग अपने लिखते ना, बहुत सारे लोगों के मैंने मेल के जवाब भी दिए, जितनी कोशिश की हो सकी मैंने उनको जवाब भी दिए, और कोशिश करूँगा कि मैं तमाम लोगों को जवाब दे सकूँ। तो यूँ ही ये सिलसिला चलता रहे। और एक चीज़ और मैंने सीखी है, आप ही लोगों के बहुत सारे कमेंट्स में मैंने पढ़ा, तो उससे मैंने एक और, जैसे आज मैंने माइक नहीं लिया, लेपल लगाया, तो एक चीज़ और आज सोच कर आया हूँ कि आज से मैं आप लोगों से क्राइम तक सब्सक्राइब करने की अपील नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में ज़रूरत होती है, करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लेकिन कई ने कहा कि आप अपील करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना होता है तो करता हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों की ये थी कि अपने आप सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो मेरे लिए सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा आप लोगों का प्यार है। आप लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा 9 बजे का इंतज़ार करते हैं और आपकी कहानी सुनने के लिए। तो मैंने अब सोचा कि आप लोगों से यकीनन मैं एकदम सब्सक्रिप्शन के लिए अपील नहीं करूँगा, और बस आप लोगों का यूँ ही प्यार मिलता रहे, सिलसिला ये चलता रहे। एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग कहानियों के बारे में बात होती है, आपने ये कवर किया, वो और वो, तो एक दिन में वो मुमकिन नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन सिलसिलेवार सुनाऊँ आप लोगों को और बताऊँ। आज का जैसे मैं, अच्छा, उसके लिए जानने के लिए बड़ा सिंपल है कि हर दिन करीब 2 से 3 घंटे पहले मैं कोशिश करूँगा कि 9 बजे हमारा ये शो होता है, तो 6 बजे के आसपास क्राइम तक पे एक टीज़र डाल दूँ कि आज क्या है। तो 3 घंटा पहले आप लोगों को पता चल जाएगा, और कल से ये पक्का होगा कि 6 बजे ही टीज़र डल जाया करेगा, जब तक कि कुछ बड़ा बदलाव ना हो। तो आज टीज़र था, उसके हिसाब से आरुषि, तो उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों ने पिछले 3-4 दिन में कहा कि आपने आरुषि की कहानी सुनाई, लेकिन अधूरी थी, बीच में आप उठकर चले गए थे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत ख़राब होने की अचानक खबर आई, और यहीं पे मेरे सामने बॉस का फ़ोन आ रहा था, तो मुझे जाना पड़ा, क्योंकि रिपोर्टिंग मेरी पहली जिम्मेदारी है।
आज तक के लिए। तो इस वजह से वो, हालांकि मैंने शुरुआती पूरी कहानी सुनाई, लेकिन बहुत सारे लोगों की थी कि आपने जो देखा, आपने जो महसूस किया, वो सारी चीज़ें आरुषि पे सुनानी थी। तो इसलिए मैं आरुषि की अधूरी कहानी को आज पूरी कर देता हूँ। ये हिंदुस्तान की हाल के वक्त की शायद सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। मैं अपने करियर की भी बात करूं तो मुझे भी लगता है कि ये टॉप 5 केस में से एक केस है। हालांकि ये बिल्कुल एक तरफ ओपन एंड शट केस है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा है कि जिसमें सवाल ही सवाल हैं, जवाब कोई नहीं है। तो ऐसा क्यों है, ये आज मैं आपको, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ शुरू से, चूँकि मैं इसमें जुड़ा रहा 2008 से, अब ये 18 चल रहा है, 10 साल हो गए, लेकिन सीबीआई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरुषि के माँ बाप, उनके रिलेटिव, दोस्त, पड़ोसी, ऐसा शायद ही कोई हो जिससे मैंने बात ना की हो इस पूरे केस के सिलसिले में इन सालों में। डॉक्टर तलवार से कई बार मिला, उनसे बात हुई, नूपुर तलवार से मिला, उनसे बात हुई, दिनेश तलवार जो उनके भाई हैं उनसे बात हुई, जब ये नौकर छूट कर आ गए थे कृष्णा और राजकुमार, उनसे मिला, उनसे बात हुई, जो उनकी मेट थी भारती, उससे मुलाकात की, उससे बात हुई, आरुषि के कुछ डीपीएस स्कूल के जो क्लासमेट थे उनसे बात की, पुलिस से, सीबीआई से, हर एक, मतलब इस केस से जुड़े हुए हर शख्स से बात की। तो अब इसमें, और आप सब भी आरुषि की कहानी जानते हैं बेसिकली, जो आपने अखबार में पढ़ा या टीवी में देखा। तब उससे हट के मैं क्या सुनाऊं, ये मेरे लिए एक चुनौती है और मैं वही करने जा रहा हूं आज। लेकिन मैं हट के कुछ चीज़ें आपको बताऊं उससे पहले, आरुषि के मामले में कुल मिलाकर 3 कहानियाँ आई, 3 अलग अलग। उसमें बहुत सारी कहानियाँ एक दूसरे से मिलती भी थी। पहली कहानी नोएडा पुलिस की आई। आरुषि के 15-16 मई का ये इंसिडेंट है 2008 का, उसके 8-10 दिन के बाद जब डॉक्टर आर.एस. तलवार गिरफ्तार हुए थे। और नोएडा पुलिस का कहना था कि जो नोएडा पुलिस ने कहानी दी, पहली कहानी नोएडा पुलिस की, वो ये कि आरुषि और हेमराज को डॉक्टर तलवार ने 15-16 मई की रात को आपत्तिजनक हालत में आरुषि के कमरे में देखा और गुस्से में हेमराज को मारा और आरुषि को मारा, और यही दोनों कातिल हैं। इसके बाद डॉक्टर तलवार को गिरफ्तार किया गया, केस चलता रहा। कुछ दिन के बाद जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उस वक्त प्रेशर ज़्यादा था मीडिया का, तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। अब सीबीआई की तरफ से इसमें 2 आईओ हम जिसे कहेंगे, या 2 अफसर जिन्होंने इस केस को संभाला। एक थे एजीएल कौल सीबीआई के, दूसरे थे अरुण कुमार। अरुण कुमार काफ़ी बड़े बड़े केसेस देखे हैं उन्होंने। तो इन दोनों की, नोएडा की कहानी तो आपको बता दी, ये मोटिव था, ये मर्डर। लेकिन नोएडा की कहानी में भी ये कहानी थी, इसमें सबूत कोई नहीं था। अब आइए सीबीआई के पहले जो आईओ हैं उनकी कहानी। अरुण कुमार जब इस केस को देखा उन्होंने और सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने ये कहानी लाई कि नहीं, इसमें जो कृष्णा है वो कातिल है। और उनकी कहानी ये थी कि 15-16 मई की रात को जो हेमराज इनका नौकर था वो अपने कमरे में था। हेमराज से मिलने के लिए कृष्णा आया, अक्सर वो उसके कमरे में आया करता था। एक और जो इनकी फैमिली फ्रेंड दुर्रानी है, उनका नौकर था राजकुमार। ये तीनों बैठ के दारू पी रहे थे, वहाँ शराब पी रहे थे। उसके बाद रात को अचानक कृष्णा की नीयत ख़राब होती है, वो जाता है आरुषि के कमरे की तरफ। हेमराज उसको रोकता है, वो सुनता नहीं है और इसी गुस्से में वो हेमराज को मारता है। फिर आरुषि विरोध करती तो वो आरुषि को मार देता है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ये जब कृष्णा को गिरफ्तार किया गया और उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसके बाद की कहानी। तो 2 कहानी आ गई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर कृष्णा है तो फिर डॉक्टर तलवार जेल में क्यों है या अंदर क्यों है? तो भी खैर वो चलता रहता और इसी कहानी की वजह से फिर बाद में डॉक्टर तलवार को ज़मानत मिल जाती है और नूपुर तलवार भी बाहर होती हैं। अब उसके बाद केस आता है एजीएल कौल साहब, वो सीबीआई के अफसर थे। तो उन्होंने पूरी जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने 2013 में बाकायदा, चूँकि वो खुद पुलिस या सीबीआई अफसर कोर्ट में जिरह नहीं करता, उनका वकील होता, तो सीबीआई के वकील ने कोर्ट में जो दलील दी, जो कहानी सुनाई, वो तीसरी कहानी अब सुन लीजिए। वो कहानी थी कुल 12 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक की, जो सीबीआई की कहानी थी। और ये कहानी बहुत हद तक नोएडा पुलिस की जो पहली कहानी थी उससे मिलती थी।
तो पहली बार लेकिन सीबीआई ने ये किया था कि अब तक सारी ये चीज़ें तो आ रही थी, बट एजीएल कौल साहब की जो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में गाज़ियाबाद में जो कहानी सुनाई गई बाकायदा कोर्ट के अंदर, वो कहानी कुछ यूँ थी कि 15-16 मई की रात, और ये 6 घंटे की कहानी थी क्योंकि 6 घंटे में ही सारा क्राइम का हिसाब किताब है, कि 15-16 मई की रात करीब 12 बजे डॉक्टर राजेश तलवार अपने ड्राइंग रूम में टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। उस रात उन्होंने वाइन पी थी, एक शराब की बोतल भी मिली थी वहाँ पे, और नुपुर तलवार अपने कमरे में थी। इसके बाद डॉक्टर तलवार को अचानक कुछ, ये 12 बजे से शुरू होती तो अब 12 से घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, काम करते करते अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्हें लगता है कि हेमराज के कमरे से आवाज़ आ रही है। फिर उन्हें यह भी लगता है कि हेमराज के कमरे में कुछ और लोग हों, तो वो हेमराज के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज का कमरा जो है वो खुला हुआ था, ये अंदर देखते हैं तो कोई नहीं था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो वापस हेमराज के कमरे की तरफ से अपनी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी फिर उन्हें आवाज़ आती है। इस बार वो आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज का कमरा दूसरी तरफ था, आरुषि का कमरा दूसरी तरफ। तो जब ये उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें आवाज़ थोड़ी थोड़ी साफ सुनाई देने लगती है। अच्छा, आरुषि जब भी रात को सोती थी तो वो अकेले सोती थी, डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार एक कमरे में, आरुषि अलग कमरे में सोती थी। और आरुषि जब सोती थी तो रात को जनरली उसका कमरा बंद रहता था, लॉक। वो लॉक ऐसा था कि अंदर से आरुषि ने अगर बंद कर दिया है तो बाहर से कमरा कोई नहीं खोल सकता, बाहर से लॉक से ही खुलेगा। तो एक की माँ बाप के पास भी हुआ करती थी चाबी। तो ये जब आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं तो आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। और ये सारी मैं कोर्ट की कहानी अभी आपको सुना रहा हूँ, तीसरी कहानी 2 सुनाई। कमरा खुला हुआ था, उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा को और धक्का दिया तो उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में है। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर तलवार को बहुत तेज़ गुस्सा आया। वो वापस हेमराज के कमरे की तरफ पलटे। वहाँ उन्होंने गोल्फ स्टिक रखा हुआ था, वो नोएडा गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला करते थे। वो गोल्फ स्टिक उठा कर लेकर आते हैं और उसके बाद अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खोलते हैं और पहला गोल्फ स्टिक का जो वार करते हैं वो सीधे हेमराज के सर पर लगता है। हेमराज के सर से खून गिरने लगता है, लेकिन डॉक्टर तलवार बहुत गुस्से में थे। उसके बाद वो दूसरा वार करते हैं। और यहाँ पे ये सीन ये है कि हेमराज भी बेड पे है और आरुषि भी बेड पे है, मतलब दोनों में ज़्यादा गैप नहीं है। तो पहला वार किया, सर पे लगा। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार गोल्फ स्टिक उठाया और उसके बाद दूसरा वार भी हेमराज के सर पे किया। तो जब दूसरा वार किया तो पहले वार के बाद हेमराज अपना सर पकड़े हुआ था, लेकिन उसका ध्यान डॉक्टर तलवार की तरफ था। तो जैसे ही डॉक्टर तलवार ने दूसरा वार किया तो हेमराज अपना सर बाईं तरफ कर दिया। जब वो बाईं तरफ किया और उसी तरफ आरुषि थी, तो वो उसकी तरफ लगने की बजाय आरुषि के सर पे ला के लग गया गोल्फ स्टिक, जो सेकंड था। और वो चूँकि पूरी फुल ब्लडेड शॉट था, बहुत पूरा ज़ोर से ताकत लगा के वो मारे थे, तो वो सीधे गोल्फ स्टिक जो दूसरा वार था वो आरुषि के सर पे लगा। वो लगते आरुषि के सर से खून निकलने लगा और एक ही वार में आरुषि लगभग बेहोश हो गई। उस वक्त तक ज़िंदा थी कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन वो बेहोश हो गई। यहाँ तक की कहानी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको, ये मेरी कहानी नहीं है, अभी मैं अपनी कहानी इसके बाद हूँ, सीबीआई की कहानी है। उसके बाद सीबीआई का कहना है कि इतनी देर में आवाज़, शोर, चूँकि चीखी भी हेमराज और वो, तो नुपुर तलवार अपने कमरे से बाहर भाग के आती हैं और उसके बाद वो आरुषि के कमरे में देखती हैं डॉक्टर तलवार के हाथ में गोल्फ स्टिक है, दोनों लहूलुहान बिस्तर पे पड़े हुए हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को देखती हैं तो वो बेसुध, वो लगभग एक ही गोल्फ स्टिक में सर पे चूँकि ऐसी जगह पे चोट लगी थी कि आरुषि दोनों मियाँ बीवी के हिसाब से मर चुकी थी। और वही हालत लगभग इसकी थी, हेमराज की। अब ये देख के नुपुर तलवार घबरा जाती हैं। उसके बाद दोनों अब हस्बैंड वाइफ घर के अंदर हैं, 2 लहूलुहान पड़े हुए हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं ये दोनों को अभी तक पता नहीं है। लेकिन यहाँ तक जो कुछ हुआ सीबीआई के मुताबिक ये सडनली हुआ, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, ये सब कुछ अचानक हुआ। क्योंकि अचानक डॉक्टर तलवार ने देखा, अचानक उन्होंने गोल्फ स्टिक चलाया, अचानक उन्होंने सर पर हमला किया, यहाँ तक तो।
लेकिन सीबीआई के मुताबिक इसके बाद अब साजिश शुरू होती है। चूँकि थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये क्या कर दिया, तो अब सीन ऑफ क्राइम को साफ करने के लिए, इस इल्ज़ाम से बचने के लिए अब दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले उसी बेड को उठाकर, बेडशीट को उठाकर, उस बेडशीट पे हेमराज को ये लेके दोनों सीढ़ी से छत पे जाते हैं और छत पे ले जाकर हेमराज लगभग बेहोश था, जिंदा था या नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता कि 1:01 पे मरे या 1:02 पे। उनका ये होता है कि आप 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम तक एक्यूरेट आप मान के चल सकते हैं। तो जैसे कि 1 से 1:30 के बीच में मौत हुई या 1 से 2 के बीच में मौत हुई, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन 1:11 पे मरा या 1:12 पे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं बता पाता। तो उस हिसाब से इन दोनों की मौत वही 12:30 से 1:30 के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला। खैर ये ऊपर छत पे ले जाते हैं, उसके बाद एक खाली जगह पे, छत पे 2 छत जहाँ पे मिलता था वो खाली एक गैप था, वहाँ पे हेमराज को लेटाते हैं और डॉक्टर तलवार नीचे आते हैं। उसका एक सर्जिकल ब्लेड उठाते हैं। चूँकि डॉक्टर तलवार डेंटिस्ट हैं तो उनके पास ये सारी सर्जिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो एक सर्जिकल ब्लेड लेके जाते हैं ऊपर और उसके बाद उसके गले पे कट मारते हैं ताकि ये इंश्योर हो जाए कि हेमराज बचे नहीं। तो गले पे वो मारने के बाद फिर वो उसी बेडशीट से उसको ढक के लाश को, और वहीं पे एक कूलर पड़ा हुआ था और चूँकि मई का महीना था तो नया कूलर था, पुराने कूलर को किसी ने ऊपर रख दिया, तो उसका एक पैनल निकालते हैं और उस पैनल को उसके बॉडी के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद दोनों नीचे आते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बार ये जाते हैं ताला चाबी लेकर और उस छत का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर ताला लगा के और नीचे चले आते हैं। अब नीचे आने के बाद नुपुर तलवार आरुषि के बेड को साफ़ करती हैं, आरुषि के कपड़े को बदलती हैं, डॉक्टर तलवार के कपड़े भी बदले जाते हैं क्योंकि उस पर कुछ खून के छींटे थे। उसके बाद वो गोल्फ स्टिक और वो उसके ये सब करने से पहले एक चीज़ और, सेम उसी सर्जिकल ब्लेड से डॉक्टर तलवार फिर आरुषि के गले पे भी कट करते हैं। उसके पीछे सीबीआई का तर्क ये था कि ताकि ये कहानी बता सकें कि जिसने भी मारा वो कातिल दोनों पे एक ही तरह से उसने अटैक किया और एक ही तरह से मार के चला गया, तो इसमें कोई डाउट ना हो। तो सर्जिकल ब्लेड से आरुषि का भी गले पे कट मारते हैं। उसके बाद उसके कपड़े बदले जाते हैं, बेडशीट बदली जाती है, ब्लड साफ़ किया जाता है। सब साफ़ करने के बाद ये सारे सबूत जो है कपड़े के शक्ल में, इसको और सर्जिकल ब्लेड और उस गोल्फ स्टिक को लपेट कर डॉक्टर तलवार घर से बाहर निकलते हैं। L32 नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार की रात करीब, जाहिर सी बात ये सारा इंसिडेंट होते होते ये करीब बजता है उसके बाद 2 बजे के बाद। तो इनके हिसाब से, सीबीआई के हिसाब से करीब 2 से 3 के बीच में वो बाहर निकलते हैं और ये कहीं पे जाके इसको डंप कर देते हैं सारे सबूत को, जिसमें आलाए कत्ल मतलब गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड, खून से सने हुए कपड़े, डॉक्टर तलवार के कपड़े, आरुषि के कपड़े, ये सारी चीज़ें ले जाके डंप कर देते हैं। फिर वो वापस घर आते हैं। घर आने के बाद मेन गेट पे अंदर से ताला लगाते हैं। अच्छा, 5 दरवाजे हैं आरुषि के घर में और वो लोहे के ग्रिल का दरवाज़ा जो पहला दरवाज़ा, तो अंदर से ताला लगाते हैं। तो ग्रिल ऐसा है कि आप ताला अंदर की तरफ भी है, लेकिन बाहर से भी कोई चाहे तो वो जाली में हाथ डाल के यूँ चाबी से ताले को खोल सकता है। ऐसा कई घरों में आपने देखा होगा, लंबी लंबी ऐसे सलाखें होती हैं तो आप आसानी से हाथ घुस जाएगा। तो कुंडी अंदर की तरफ है, ताला अंदर की तरफ है, लेकिन अगर मैं दरवाजे के बाहर हूँ तो भी मैं हाथ डाल के उल्टा घुमा सकता हूँ। तो अंदर आने के बाद वो पहला ताला जो है अंदर से लगाते हैं। उसका दूसरा दरवाज़ा लकड़ी का है, उसको वो बाहर से लगाते हैं। वो लकड़ी का भी जाली वाला है, तो जैसे बाहर का आप अंदर से खोल सकते हैं वैसे ही लकड़ी का भी है कि आप अंदर जाने के बाद बाहर से भी उसका लॉक लगा सकते हैं। तो पहला ताला अंदर से, दूसरा ताला बाहर से हाथ डाल के। उसके बाद ये लोग कमरे में पहुंचते हैं और फिर सुबह 6 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं कि सुबह हो। और 6 बजे, 6 बजे का इसलिए क्योंकि इनकी जो मेड थी भारती, वो सुबह 6 बजे आया करती थी और रोज़ाना पाबंदी से ही आती थी।
सुबह जब 6 बजे भारती आती है, घंटी बजाती है, तो फिर अक्सर दरवाज़ा हेमराज खोला करता था 6 बजे उठकर। तो 1 घंटी में दरवाज़ा नहीं खुलता, 2-3 घंटी के बाद नूपुर तलवार ऊपर से आती हैं। उसके बाद कहती हैं क्या हुआ है, हेमराज ने दरवाज़ा नहीं खोला भारती से? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा रुको मैं आता हूँ। उसके बाद वो जाती हैं कमरे में हेमराज के, ऊपर से चाबी का गुच्छा एक हेमराज के कमरे में भी रहता था, वो निकाल के और नीचे आती हैं और फिर जो लोहे का दरवाज़ा था उसको खोलने की कोशिश करती हैं। अंदर की तरफ जो बंद था, जो पहला दरवाज़ा, पटनूपुर तलवार खोलने की कोशिश करती हैं, खुलता नहीं है। उसके बाद वो 1 सेकंड का कि खुल नहीं रहा, भारती तू देख ले। भारती चाबी लेती है और भारती खोलती है और खुल जाता है। तो अब यहाँ पे सीबीआई का ये था कि वो जानबूझ के ये नहीं खुद खोलती हैं, ताकि भारती को ये एहसास दिलाया जा सके और भारती कल को गवाही दे सके कि हाँ जब वो आई थी तो दरवाज़ा बाहर से बंद था और ताला मैंने खोला था। तो खैर ताला खुलता, उसके बाद भारती अंदर आती। जब भारती अंदर आती है तो एकदम अभी ये दोनों नॉर्मल थे, तभी उसके बाद डॉक्टर तलवार और रो रहे थे वहाँ पे दरवाजे के पास खड़े होकर। तो क्या हुआ, उसके बाद नुपुर तलवार अचानक देख के फिर नुपुर तलवार भी ज़ोर से रोने लगती हैं। भारती आती है आरुषि के कमरे के पास, वो देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। बेड पे आरुषि की लाश पड़ी हुई है, ब्लड है। उसके बाद अचानक नुपुर तलवार एक पहली लाइन बोलती हैं कि ये देखो हेमराज ने क्या कर दिया। ये पहली लाइन है जो एफआईआर में भी है। तो भारती को कुछ समझ में नहीं आता, फिर कहती इसलिए हेमराज ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो सारी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ती जाती। उसके बाद जब भारती को बताया जाता तब भारती के ज़रिए आरुषि के कत्ल की कहानी उस घर से बाहर पहली बार आते हैं, क्योंकि फिर भारती शोर शराबा करती है तो अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं। इस दौरान डॉक्टर तलवार जो है भारती के आने के बाद कॉल करते हैं और पुलिस को कॉल नहीं किया जाता है। पुलिस को कॉल, जो पहला कॉल जाता है वो करीब 35 मिनट के बाद जाता है। पहले वो अपने भाई को, दुर्रानी फैमिली को, जो उनके फ्रेंड्स थे, इन सबको किया जाता है। लास्ट में फिर पुलिस को कॉल किया जाता है और इसके बाद पुलिस आती है। फिर वो सब कहते हैं हेमराज हेमराज, और पुलिस फिर हेमराज घर में है नहीं, उसका मोबाइल नहीं मिलता। फिर हेमराज के लिए ढूंढा जाता है। हेमराज नेपाल का रहने वाला था। नोएडा पुलिस नेपाल की तरफ चली जाती है और उसके बाद खैर अगले दिन हेमराज की लाश छत पे उसी पे मिलती जहाँ पे रखा गया था। तो ये कहानी कोर्ट में सीबीआई ने 2013 में सुनाई। तो पहली कहानी नोएडा पुलिस की थी, जो इस कहानी से काफ़ी मेल खाती है। मतलब जो नोएडा पुलिस, जिसको लेके काफ़ी छीछा लेदर हुई थी कि नोएडा पुलिस ने किस तरीके से जांच की है, कि कायदे से देखें तो आखिर में सीबीआई ने सारे उसी एंगल को, उसी लाइन पे पूरी केस को आगे बढ़ाया जो नोएडा पुलिस ने शुरू के 10 दिन में काम किया था। बीच में एक कृष्णा का एपिसोड था। तो ये 3 अलग अलग कहानियाँ आपको सुनाई 3 एजेंसी के थ्रू। तो एजेंसी 2 थी, लेकिन एक सीबीआई के 2 अलग अलग आईओ थे और एक नोएडा पुलिस। अब इस कहानी के बुनियाद पे 2013 में सीबीआई की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और डॉक्टर तलवार और नुपुर तलवार को इसका दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया और इन दोनों को बरी कर दिया। अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ की कहानी में कुछ झोल है जिस पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़, सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा कि उस रात मर्डर करने के बाद पहली की गैर इरादतन हत्या, मतलब आरुषि गलती से मारी गई। हेमराज को मारना चाहते थे, वो वार उसको लग गया। चलो, सारा कुछ करने के बाद बॉडी ऊपर ठिकाने लगा दी हेमराज की, सारे सबूत मिटा दिए, बेडशीट हटा दी, खून से सने हुए डॉक्टर तलवार ने अपने कपड़े निकाल लिए। उसके बाद गोल्फ स्टिक उठाया और सर्जिकल ब्लेड लिया और ले जाके बाहर घर के निकलते हैं 2 से 3 के बीच में और उन सबको, सारे सबूत को डंप कर देते हैं। अब यही सीबीआई अपनी इसी जांच रिपोर्ट में एक जगह कहती है, और जिसके ऊपर शुरू से वो चल रही थी और जिसमें नोएडा पुलिस भी चल रही है, कि 15-16 मई 2008 की रात को L32 नंबर फ्लैट से रात 11 से लेके सुबह 6 बजे तक न कोई बाहर से अंदर आया, न कोई अंदर से बाहर गया। मतलब फ्लैट के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, डॉक्टर तलवार, नुपुर तलवार, हेमराज और आरुषि।
सीबीआई का कहना है कि ऐसे एक भी प्रूफ, ऐसा एक भी सबूत, ऐसा एक भी चश्मदीद नहीं मिला जो ये बता सके कि जिसने L32 नंबर फ्लैट में किसी को रात 11 के बाद आते देखा या वहाँ से निकल के जाते देखा। अब अगर सीबीआई यही कह रही है तो फिर सवाल ये है, यही सीबीआई ये क्लेम कर रही है कि डॉक्टर तलवार उस रात 2 बजे सारे सबूत लेकर फ्लैट से बाहर निकले, ले जाके आसपास कहीं उन्होंने उसको नाले में डंप कर दिया और वापस घर आ गए। तो फिर ये थ्योरी कहाँ से? नंबर 1। नंबर 2, उस जलवायु विहार सोसाइटी का एक गार्ड होता है जो नाइट ड्यूटी करता है, उससे हम लोग करीब 20-30 बार मिले होंगे। और मतलब जब ये चीज़ें चल रही थी तो लगातार बात हो रही थी बीच में, हालांकि उसको सीबीआई वाले भी उठा कर ले गए थे, नोएडा पुलिस भी घंटों कई के दिन तक पूछताछ की। लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो गई तो हम लोग उससे लगातार बात करते थे। तो उस गार्ड का कहना था कि उस गार्ड की ही गवाही पे ये है कि कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, और ये थ्योरी थी। जब हमने उस गार्ड जहाँ पे वो ड्यूटी करता है, हमने उस गेट को देखा और उस गेट से लेके L32 का मकान देखा, वहाँ से कितने मोड़ हैं या क्या क्या दिखता है, और फिर जो हम सब, अगर हमारे आसपास भी बहुत सारे गार्ड हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी गार्ड है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक गार्ड लगातार किसी एक या 2 फ्लैट पर ही अपनी नज़रें गड़ाए रखे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक गार्ड कंटिन्यू अपनी आँख खोल के ड्यूटी करता रहे। वो भी इंसान है, कई बार झपकी भी आती है, कई बार गप्पे मारता है, कई बार ज़रूरी काम के लिए बाथरूम और वहाँ भी जा सकता है, कई बार बीड़ी सिगरेट पीने के लिए इधर उधर निकल लेता है। वो वक्त क्राइम में बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखता है। तो उस गार्ड की ये गवाही, 2 चीज़ें यहाँ पे हैं, या तो वो गार्ड ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था और उसने वाकई किसी को निकलते और आते और जाते देखा नहीं 11 से 6 के बीच में, क्योंकि उसकी शिफ्ट थी। नंबर 2, वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उस दौरान अपनी ड्यूटी पे था ही नहीं ईमानदारी से, वो कहीं इधर उधर था, और इस दौरान मौका मिल गया, सामने वाले को उसने देखा कि कोई है नहीं और रात को निकल रहे हैं, तो कोई देखेगा नहीं और नज़रें बचा के आप जा सकते हैं। तो अगर ये सीबीआई की वो थ्योरी सही है तो फिर डॉक्टर तलवार ने इसका फ़ायदा उठाया, और अगर डॉक्टर तलवार बेकसूर हैं तो फिर इसका मतलब है कि गार्ड सच बोल रहा है। तो यहाँ पे लेकिन सीबीआई ने अपने केस को खुद ही कमज़ोर किया, ये कहकर कि रात को इन्होंने सबूत मिटाने के लिए बाहर गए और वापस घर के अंदर आ गए। जबकि दूसरी तरफ कह रहा सीबीआई ने ये कहा कि कातिल कोई बाहर का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस रात उस घर में ना कोई बाहर से आया, ना उस रात उस घर से कोई बाहर निकला। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों में आप कोर्ट में जीत नहीं सकते, मारे जाएंगे। ये तो एक पहलू। दूसरा पहलू, आज 10 साल के बाद भी न वो गोल्फ स्टिक मिला है और न वो सर्जिकल ब्लेड मिला है, जो मेन वेपन है जिससे कत्ल हुआ है। यहाँ पे केस कमज़ोर हो गया। नंबर 3, जो मोबाइल के कॉल, आरुषि के मोबाइल बहुत बाद में मिले थे, उससे भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो वो भी पता नहीं, मतलब कोई केस में अहम चीज़ नहीं जोड़ पाया। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, चूँकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक तरीके से जांच हुई, नार्को हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, फॉरेंसिक की टीम ने एक एक चीज़ को चेक किया। एक इसी के बीच में और था कि फॉरेंसिक टीम ने कैसे काम किया था, उस पर फिल्म में भी आपने देखा होगा। ये जो फ्लैट जहाँ पे ऊपर में हेमराज की लाश रखी गई थी, वहाँ पे एक दीवार पे ऐसे पंजे का निशान था, खूनी पंजे का। वो सारे टीवी में हेडलाइंस भी थी और लगातार वो पंजा सुर्खियों में रहा, तो खूनी पंजे का निशान था। तो जब ये खूनी पंजे का निशान मिला तो तब वहाँ पे पुलिस वाले तो उसको उतना ध्यान नहीं दिया। जब सीबीआई के पास ये केस आया तो सीबीआई वो पंजे का निशान देख के बहुत खुश हुई थी, और ये मैं सीबीआई के कुछ अफसरों से अपनी बातचीत के आधार पे आपको बता रहा हूँ। जब वो छत पे गए और उन्होंने पंजा देखा तो उन्होंने कहा कि लो अब बच के दिखाए कातिल। ये लाइनें थी कि निशान छोड़ो, पूरा पंजा छोड़ गया है, अब कहाँ से बचेगा। और जाहिर सी बात है वो पंजा कातिल का ही हो सकता था, क्योंकि अगर हेमराज का होता और हेमराज लड़खड़ाते वड़खड़ाते ऊपर छत तक पहुंचा था तो सिर्फ एक पंजा नहीं होता, फिर उसके लाइन से खून के ऐसे निशान होते, या हाथ उसका घिसटता हुआ होता क्योंकि वो इंजर्ड था। लेकिन ऐसा था नहीं, वो सीधा सीधा था कि मतलब कोई जा रहा था और उसके हाथ में ब्लड था और उसने गलती से सहारा लेने के लिए या दीवार का टेक लगाने हाथ लगा दिया और वो आ गया। तो खैर सीबीआई ने जब वो पंजा देखा तो सीबीआई को लगा कि अब तो कातिल दूर नहीं है, इस पंजे से ईजिली पकड़ लेंगे जो भी है। इसके बाद
उस पंजे के पास डॉक्टर तलवार, राजेश तलवार, मैच कराया गया, उनका पूरा पंजा मिल गया। उन्होंने कहा चलो फिर भी और थोड़ा सा संतुष्टि कर लें। उनके भाई दिनेश तलवार को बुलाया गया, उनका लगाया गया, उनका भी पूरा मिल गया। इसके बाद एक एक करके और जो कल्प्रिट थे, जो जो सस्पेक्टेड थे, उनका किराया। अब परेशान कि ये क्या है, ये पंजा तो सबका मिल रहा है। तो बाद में पता चला कि एक बालिग इंसान का जो पंजा होता है यहाँ तक का, इसका अगर आप कोई कहीं पे छाप छोड़ें और उस पर बाद आप उस पर अपना हाथ रखें तो 90% लोगों के वो मैच कर जाएंगे, क्योंकि ये लगभग साइज़ कॉमन होता है, लकीरें अलग होती हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसमें लाखों वो होते हैं। इसलिए इंसान का फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी का दुनिया में एक दूसरे से मैच कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन ये जो पंजा का मार्क था वहाँ पे मतलब हम लोगों को जब ये बताया एक्सपर्ट्स ने, तो हम लोगों ने बाकायदा इसका डेमो खुद किया, इंक लगाकर पूरे हाथ में और रखा, और उसका हमने ऑफिस में कई लोगों से उस पर रखवाया, और वो सेम मतलब 10 में से 8 के मैच कर रहे थे। तो फिर ये पता चला कि नहीं, इससे आप नहीं पता कर सकते, जब फिंगरप्रिंट्स चाहिए। तो खैर एक वो चीज़ आई, वो भी चली गई। तो कुल मिला के इसमें हुआ ये कि कहानियाँ 3 अलग अलग आई सामने, और हमेशा कहानी ही आई, सबूत एक भी नहीं आया, ना आलाए कत्ल आया जिससे मर्डर हुआ था। मोटिव की बात है जहाँ तक, ये मोटिव भी एक कहानी है कि हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक हालत में देखा और इसलिए कत्ल हो गया। लेकिन ये कहानी कौन सुना रहा है, ये सिर्फ नोएडा पुलिस या फिर बाद में सीबीआई? इस कहानी को कंफर्म करने के लिए अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कुछ बैकग्राउंडर की ज़रूरत पड़ती है क्राइम में। जैसे हेमराज का पूरा बिहेवियर क्या था, कभी किसी पड़ोसी ने कुछ सुना उसके बारे में, कभी हेमराज को डांटा मारा गया घर में, कभी लड़कियों को लेकर उसके बारे में कोई कंप्लेंट थी, या दूसरी तरफ कि आरुषि का स्कूल में रवैया कैसा था, आरुषि का दोस्तों के साथ रवैया कैसा था, आरुषि के चाल चलन को लेकर कभी किसी ने कंप्लेंट की शिकायत की। तो जब ये दोनों जांच की गई तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उस वक्त कई जगह पर खबरें आई थी आरुषि की कुछ दोस्ती वोस्ती, लेकिन उसके सारे जो स्कूल के दोस्त थे या उसके जो आसपास के दोस्त थे, मतलब वो बेहद सीधी सादी, मिलनसार, और एक जनरली जो बच्ची होती है 9वीं क्लास की वैसी ही थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे भी ये थ्योरी जो है सीबीआई और नोएडा पुलिस की फ्लॉप हो रही थी। फिर एक चीज़ आई कि अगर डॉक्टर तलवार ही कातिल हैं और वो जानबूझ के नहीं मारा उन्होंने आरुषि को, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, क्योंकि मारना था हेमराज को, लग गया सर पे आरुषि को। चलिए, इसमें नुपुर तलवार का कोई रोल नहीं था, ठीक है। ये सीबीआई की मैं अब आपको दलील बता रहा हूँ सारी। चूँकि नुपुर तलवार दूसरे कमरे में थी, उसके बाद नुपुर तलवार आती हैं, अब वो देखती हैं, अब उन्हें ये पता है कि मारा किसने है, चाहे गलती से मरा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आज 10 साल हो गए इस चीज़ को, कि एक इकलौती बेटी जिसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से भी होती है, और उन्हें पता है कातिल कौन है, और वो उसी के साथ 10 साल से रह रही है और कभी टूटी नहीं। सीबीआई ने, नोएडा पुलिस ने अलग अलग बहुत ग्रिल किया, हर तरीके से ग्रिल किया, कभी टूटी नहीं। कभी कोई ऐसे इन लोगों ने बयान नहीं दिया जो एक दूसरे के अगेंस्ट हों, जिससे कुछ कड़ियाँ जुड़ें, कुछ से कुछ कमज़ोर कड़ियाँ पकड़ी जाएँ। तो ये कैसे मुमकिन है? तो इस पर सीबीआई ने तो नहीं, एक और दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने, जो इस केस से जिनका कोई लेना देना नहीं, बहुत सीनियर जॉइंट कमिश्नर लेवल के, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट किया था, उनसे एक दिन यही बात हो रही थी। तो उनकी एक लाइन थी जो मुझे आज भी याद है, और मुझे लगता है कि इनसे बेहतर शायद ये कोई कह नहीं सकता। उनका कहना था कि अगर वाकई डॉक्टर तलवार हैं और ये सब कुछ घर के अंदर हुआ और नुपुर तलवार को पता है, तो फिर नुपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार से बेहतर अदाकार या एक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कदम कदम पर एक्टिंग करके अपने जुर्म को छुपाया, अगर वो कातिल हैं तो फिर वाकई उनसे बेहतर एक्टर हो ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं है तो फिर सवाल यही है कि घर से बाहर कौन आया, घर के बाहर कौन गया। अब इस पे सारी चीज़ें, सारे तर्क, सारी बातें हो रही हैं।
पर उस दिन भी मैंने आपसे एक लाइन कही थी, जो मेरी अपनी सोच है उसमें यह है कि मैं एक हद तक तो ये मान सकता हूँ कि आरुषि को मारने उस रात अगर फैमिली मेम्बर इसमें इन्वॉल्व है तो आरुषि का कत्ल करने का इरादा नहीं था, वो एक्सीडेंटल हुआ। लेकिन अगर ये हुआ तो फिर घर के अंदर के लोग, दूसरा बाहर का कोई आता है और मार के चला जाता है और पूरी फैमिली को पता नहीं चलता है, और उसके बाद वो इतनी हिम्मत करता है कि एक लाश उठा के घर के अंदर से छत पे ले जा रहा है, वहाँ पे उसको कर रहा है, फिर पूरे कमरे का मेकअप कर रहा है, वो कपड़े बदल रहा है, ब्लड साफ कर रहा है, वेपन को गायब कर रहा है, और घर में लोगों को पता नहीं है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। अब हम लोगों की एक मजबूरी ये है कि क्राइम रिपोर्टिंग में हमें जो पहली चीज़ सिखाई जाती है वो ये है कि हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हम एक चीज़ को रिपोर्ट करते हैं और क्या देखते हैं, क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। एक चीज़ छोड़ के, वो ये है कि जब तक अदालत अपना आखिरी फ़ैसला नहीं सुना देती, एक रिपोर्टर को हक़ नहीं है कि वो अपना फ़ैसला सुनाए। ये जर्नलिज़्म के इथिक्स के भी ख़िलाफ़ है। और ये मामला अब यहाँ पे भी देखिए फिर फंस गए। लोअर कोर्ट ने कहा आप कातिल हैं, माँ बाप दोनों, उम्र कैद की सज़ा। हाई कोर्ट ने कह दिया आप कातिल नहीं है, सबूत नहीं है। तो अब यहाँ भी 50-50%। तो अब किधर जाऊँ, मैं लोअर कोर्ट की तरफ जाऊँ या हाई कोर्ट की तरफ जाऊँ? हालांकि लोअर कोर्ट की तरफ मैं पर्सनली नहीं जाऊँगा, इसलिए कि जो लोअर कोर्ट के बारे में हाई कोर्ट ने कमेंट्स किया है, वो कोई भी अगर वो जजमेंट पढ़ लेगा तो कोई भी कमेंट कर सकता है। आपको भी अगर जजमेंट की कॉपी नेट पे होगी, आप पढ़िए, तो आप भी कहेंगे हाँ कि ये क्या फैसला। हाई कोर्ट ने इस तरीके से लताड़ा था कि इस पूरे जजमेंट में आपने सिर्फ कहानी 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 सुनाई, सबूत एक भी नहीं है। सबूत ना सही, सबूत को जोड़ने वाली कड़ियाँ तो हों वो भी नहीं है, आपने बस उठा के एक जजमेंट सुना दिया। तो अब यहाँ पे फैसला भी 50-50 बढ़ गया। एक कोर्ट ने सुना दिया, एक ने बरी कर दिया। अब सबसे बड़ी अदालत में ये मामला है, अब वहाँ क्या होता है इस पे नज़र होगी। हालांकि मैं एक चीज़ वैसे बताता हूँ कि मैं अपनी टीम में जितने लोग हैं मेरे साथी और मेरे क्राइम बरादरी के, मैंने उनसे जब ये लोअर कोर्ट का फैसला आया था, मैंने उस दिन ये कहा था, मैं गाज़ियाबाद में खड़ा हुआ लाइव कर रहा था और मैंने उन सब ने पूछा था अब क्या होगा। अब मैंने तब कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये सीधे बरी होंगे, और उसकी वजह यही है कि इसमें कहानियाँ तो हैं पर किरदार नहीं है और सबूत नहीं है, न मोटिव है, न कत्ल के लिए जो इस्तेमाल किया गया हथियार है वो नहीं है। तो ये चीज़ें अदालत में नहीं ठहरती हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पे इस देश में बहुत सारी सज़ाएं सुनाई गई हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को सपोर्ट करने वाले भी एविडेंस होने चाहिए, जिसमें नहीं है यहाँ पे। जैसे बेसिक पहली की आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में देखे गए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई गवाह नहीं, तो ये कहानी कहाँ से आई? डॉक्टर तलवार खुद सुनाएंगे नहीं, नुपुर तलवार ये बताएंगी ही नहीं, तीसरा विटनेस को है नहीं, हेमराज मर चुका, आरुषि मर चुकी, कोई कैमरा नहीं, कोई फुटेज नहीं। तो ये कि ये दोनों, ये आज मैं आप लोगों से भी सवाल, ये आप सब ने सुना इस मामले में, वाकई अगर आरुषि का कैरेक्टर एसेसिनेशन जितना मीडिया ने किया, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ, और मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि हम लोगों ने जिस तरीके से किया था वैसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसकी एक मजबूरी भी थी हम लोगों की कि जब पुलिस रिकॉर्ड पे कह रही है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लखनऊ जोन के आईजी थे गुरदर्शन सिंह जी, तो हम लोगों को भी लगा था कि यही कहानी, यही चीज़ें, तो हमने सारी चीज़ें वो की। लेकिन बाद में खैर कहानी पलटती गई। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सब, ऐसा कोई नहीं है जो इसको नहीं सुना होगा। क्यों मारा माँ बाप ने? जी बेटी को देख लिया था नौकर के साथ, आपत्ति, गुस्सा आ गया, मार गया। मेरा सिंपल सा एक है कि ये चीज़ बाहर कहाँ से आई? भाई उस रात L32 में सिर्फ 4 लोग थे, डॉक्टर तलवार, नुपुर तलवार, हेमराज और आरुषि। 2 मर गए, 2 जिंदा। जो जिंदा है वही कातिल के घेरे में है, कटघरे में है। तो वो ये बताएंगे, अगर वो ये बताएंगे कि हाँ मैंने देखा था, तो फिर इसका मतलब है कि आपने मारा था। बट उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि मैंने देखा था। अब सवाल ये कि फिर कौन है विटनेस? ये कहानी आई कहाँ से फिर? ये वो चीज़ें हैं जिसके जवाब नहीं है, और जवाब नहीं है तो फिर शक के बिना पे सिर्फ सजाएं नहीं दी जा सकती, है ना। अब मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि, लेकिन मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि अब अगर फिर और घर में है कोई नहीं तो फिर कौन? तो इसीलिए मैं कहता, मैंने उस दिन एक लाइन कही थी आपसे कि जो आपसे ये कहे कि आरुषि का कत्ल इसलिए हुआ और आरुषि को इसने मारा, आप समझ लीजिए वो आदमी झूठा है।
क्योंकि इन सवालों के जवाब तो आज भी सीबीआई ने बेशक चार्जशीट दाखिल कर दी, लोअर कोर्ट से वो केस जीत गई, दोनों को सज़ा भी दिलवा दी, बट हाई कोर्ट में वही सीबीआई हार गई। तो इसका मतलब है कि सीबीआई की इस कहानी पे भी उंगली है। तो वो सीबीआई भी अब कंफ्यूज है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तो ये भी देखना है कि अब नया कौन, आज 10 साल में तो कोई एविडेंस आया नहीं, तो अब आप अपील करने के लिए आप कुछ नया एविडेंस तो देंगे, वो आज तक कोई एविडेंस नहीं है। तो मेरा यही था कि इस पूरी कहानी में एक सवाल जो कहते हैं हर क्राइम में, ख़ासतौर पे मर्डर के पीछे मोटिव बहुत बड़ी चीज़ होती है। किस मकसद से ये कत्ल हुआ है? अगर वो मकसद नहीं है तो फिर कातिल भी आराम से छूट जाएगा। और यहाँ पे मकसद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिव क्या था, उस मोटिव को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस, वो ना आज तक नोएडा पुलिस दे पाई, ना सीबीआई दे पाई, न वो दस्तावेजी तौर पे कोई एविडेंस है, ना ऑरली कोई एविडेंस है, ना कोई विटनेस के तौर पे एविडेंस है। तो जब कोई है ही नहीं तो फिर कैसे पता कि उस रात कौन क्या कर रहा था? यही चीज़ें जो थी जिसका बेनिफिट मिला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो जो मेरी समझ बहुत ईमानदारी से थी, बस एक चीज़ से मैं बचा हूँ, आपसे फिर कहूँगा, वो चूँकि हमें ये सिखाया गया, ये पढ़ाया गया है कि आपका काम है रिपोर्ट करना, जज का काम है जजमेंट देना। तो हम लोगों का काम है रिपोर्ट करना, आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। अब आप इसमें से अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी समझ से आप इस पर जो भी फैसला ले सकते हैं, आपको जो लगता है, आप आज़ाद हैं। लेकिन आखिरी फैसला इस देश की अदालत ही लेगी, और वो भी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। तो उसके फैसले का हमें इंतज़ार करना चाहिए। और या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो कि अचानक कहीं से कोई एक सबूत आए, कोई एक गवाह आए जो पूरी कहानी को खोल के रखते हैं, और ऐसा कई केस में हुआ है। तो हमें ये भी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले एक शिवम राय हैं, वो बोल रहे हैं कि सर वो इस कहानी को सुनने के लिए सुबह से वेट कर रहे थे। शिवम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार, आप जैसे लोगों ने इतना वो कर दिया है, प्यार दिया है, कि सच में मैं बताऊं, मैं आप लोगों का भी वेट करता हूं कि 9 बजे और मैं आपको सुनाऊं। असल हमारी बस क्या है कि सुबह से रात तक बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि क्रिमिनल लोग हम लोग को छुट्टी लेने देते नहीं है, और कुछ ना कुछ देश भर में होता रहता है। फिर बहुत सारे शोज़ हैं, वो सारे भी काम हैं, क्राइम तक तो अभी नया बच्चा है, तो वो करना पड़ता है। लेकिन खुशी होती है, और आपका प्यार अच्छा लगा, और मैं ज़रूर, आप इसी तरह इंतज़ार करें और अपने सुझाव भी दें, और जहाँ गलती करूँ आप टोकें भी ज़रूर। आज वारदात ज़रूर आप लोग देखिएगा। वारदात थोड़ा सा डिफरेंट है। दिल्ली की एक लेडी डॉन है, उन्हें मम्मी भी कहते हैं, और किस तरीके से आमतौर पे कोई गैंग बनाया जाता है तो उसमें आप किराए के गुंडे या दबंग लोगों को शामिल करते हो। ये गैंग डिफरेंट इसलिए थी कि उन मम्मी के 8 बेटे थे, 8 बेटे हैं, और उन्होंने अपने उन 8 बेटों को अपनी फ़ौज बनाई, और उन 8 बच्चों को अच्छी तालीम देने के बजाय उन्होंने कानून के दुश्मनों की जो किताबें हैं वो पढ़ाईं, और फिर गैंग बनाया, और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर दिया, और मर्डर से लेकर किडनैपिंग और ना मालूम क्या क्या केसेस रहे। तो मम्मी बहुत दिन तक दिल्ली पुलिस को छकाती रहीं। अब वो गिरफ़्तार हुई हैं। तो दिल्ली की जो ये मोस्ट वांटेड मम्मी उनके ऊपर है आज का वारदात। सर, एक उत्तम गोरई हैं, वो पूछ रहे हैं सर ये नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर सही है, और इन दोनों में अंतर क्या है? क्या नाम है? सर शुभ उत्तम साहब का सवाल है कि नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या सही है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। उत्तम साहब, 2 चीज़ें हैं। जो नार्को टेस्ट होता है उसमें आपने एक बड़ा फेमस विजुअल देखा होगा, एक बहुत ही उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, है वो हैदराबाद में करती हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक्सपर्ट थी। उसमें एक तरह का डोज दिया जाता है आपको, जिसमें आप आधे होश में होते हैं और आधे नहीं होते हैं, और उसके बाद वो आपको नींद आ रही होती है और आप मतलब अपने होश में नहीं होते हैं। तो ये कहते हैं कि उस वक्त आपसे जो पूछा जाए तो आप वो सही सही जवाब दे देते हो। लेकिन उसमें एक ये भी है कि डोज कितना है, क्योंकि ज़्यादा डोज देना नुकसानदेह भी है। लेकिन उसका कई बार उल्टा भी होता है, और ये 100% सही हो ये यकीन से नहीं कह सकते। उसकी एक बेस्ट एग्जांपल अबू सालेम है। अबू सालेम का जब नार्को हुआ तो अबू सालेम ने वो जवाब दिए, वो तो मतलब आ भी गया था उसका तो नार्को का, मतलब जहाँ पे
जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में, वो उसके बारे में भी झूठ बोल रहा था नार्को में। तो जैसे अब वो थी मोनिका बेदी, जिस शादी की, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा तो वो मोनिका बेदी को भी पहचानने से इनकार करा, जबकि दस्तावेजी प्रूफ है। तो वो नार्को फिर वो नहीं उसी, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है वो अलग अलग आपके हार्ट बीट, पल्स, ये सारी चीज़ों से, वो तो हो गया आपको एक डोज दे के आप नींद बेहोशी की हालत में आपको थपकी दे दे के पूछ रहा। यहाँ पे आपके हार्ट बीट से, आपके पल्स से, उसके रेट से वो पता चलता है कि आपकी धड़कनें, जैसे आप दौड़ के आते हो तो सांस धड़कन तेज़ हो जाती है, या आदमी घबराता है तो बहुत धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो ये उन चीज़ों से पकड़ा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। लेकिन ये दोनों ही टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। मतलब आप नार्को में अगर, और मेरा नार्को होता है, या मान लीजिए मेरा लाई डिटेक्टर हुआ और मैं कह रहा हूँ मैं कातिल हूँ और ये रिकॉर्ड है और मेरे विजुअल के साथ, पर अदालत इसे नहीं मानेगी, अदालत में एडमिसिबल नहीं है। वो इसकी वजह ये है कि इसमें आदमी सच ही बोल रहा है, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया। सर एक सवाल है मनोहर जी का, वो बोल रहे हैं कि कृष्णा के घर से एक पर्पल कलर का पिलो कब मिला था, उसके ऊपर कुछ खून के निशान मिले थे, उसकी क्या कहानी है, और जो खुकरी मिली थी उसकी क्या कहानी है? क्या नाम क्या था सर इनका नाम है मनोहर। मनोहर साहब? आपका दो सवाल था कि एक खून से सने हुए पिलो कवर मिले थे, उसका किसी भी इन लोगों से, आरुषि से, हेमराज से, कृष्णा से, राजकुमार से, डॉक्टर तलवार से, नुपुर तलवार से, किसी से मैच नहीं किया। नंबर एक। नंबर टू, एक खोखरी की बात आई थी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब ये शुरू में नोएडा पुलिस ये थ्योरी लेकर आई थी, नहीं सीबीआई, जब कृष्णा को कातिल ठहराया गया तब एक तीसरे वेपन का जिक्र किया गया था। वो कहा गया कि जो कट का मार्क है वो खोखरी का है। अब खोखरी शब्द क्यों आया? क्योंकि नेपाल के लोग जनरली ये यूज़ करते हैं। तो हेमराज भी नेपाल का, कृष्णा भी नेपाल का, तो ये था कि इससे बड़ा इजीली इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ ये नेपाली हैं, इनके पास ये खोखरी हो सकता है। तो वो खोखरी की चीज़ आई थी, लेकिन फिर बाद में इसको भी रूल आउट कर दिया गया और कहा गया कि वो दरअसल कोई खोखरी या कोई चाकू नहीं था, बल्कि वो सर्जिकल ब्लेड था। और ये बात फिर बाद में जांच में पुष्टि हुई इसकी। सर एक है निमेल सिंह है, वो बोल हाँ। रहा हूँ आपके बहुत बड़े फैन हैं, और इस केस को लेके वो काफी एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ चीजें उनके समझ में नहीं आ पा रही हैं। घर का दरवाजा बाहर से बनता अंदर से बनता। अच्छा निर्मल जी, यस सर। निर्मल जी आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, और घर का दरवाज़ा अंदर से बनता बाहर से बनता, आपको कन्फ्यूज़न में, चलिए आपको दोबारा बता देता हूँ। L32 जो आरुषि का घर है नोएडा में, सेक्टर 25 जलवायु विहार, उस घर के टोटल 5 दरवाजे हैं। जो सदर दरवाज़ा है मेन गेट, वो लोहे का है। उस लोहे के गेट में उस रात बाहर से ताला लगा हुआ था। अब आप कहेंगे कि बाहर से ताला लगा हुआ, घर के लोग सारे अंदर, इसलिए मैंने समझा था। वो लोहे का गेट ऐसे था जिसमें जालियों में गैप होता है। तो आपने कई ऐसे दरवाजे देखे होंगे, उसकी कुंडी अंदर भी है बाहर भी है। तो जब ताला लगाते हैं तो दो तरह के ताला हैं। एक कुंडी में लगा दीजिए तो आप बाहर से खुल जाएगा, हाथ डालना पड़ेगा लेकिन आपको बंद करने के लिए। एक होता है जो आप घुमा के अंदर से भी खोल सकते हैं और बाहर से भी खोल सकते हैं। उसमें लॉक नहीं होता, वो उस लॉक को वो मतलब वो इनबिल्ट होता है अंदर में। तो जो मेन दरवाज़ा था वो लॉक ऐसा था लोहे का कि आप अंदर से घुमाइए तो खुल जाएगा, और अगर वो बाहर से घुमाएंगे तो भी खुल जाएगा। जैसे आरुषि के कमरे का दरवाज़ा था कि जब वो अंदर से बंद करे तो बाहर से लॉक खुल सकता, अंदर से भी लॉक से खुल सकता था। तो बाहर का दरवाज़ा बाहर से बंद था, मेन दरवाज़ा। जो नंबर 2 दरवाज़ा था वो लकड़ी का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा अंदर की तरफ से ताला लगा हुआ था। तो इससे ये हुआ कि जब वो भारती आई थी सुबह, तो नुपुर तलवार ने चाबी का गुच्छा फेंका था कि दरवाज़ा खोल लो, तो उसने खोला। तो उस खोलने से दो चीज़ें मैसेज गई। एक कि हाँ मेड ने दरवाज़ा खोला तो बाहर से खोला, इसका मतलब दरवाज़ा यहाँ से कोई अंदर से गया नहीं है, और चाबी यही थी और ये लोग यहीं थे। तो ये था। इसके अलावा एक दरवाज़ा हेमराज का था, जो उस दरवाजे से भी घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। 3 एक इनके बेडरूम का दरवाज़ा था और एक छत का दरवाज़ा था। तो टोटल 5 दरवाजे थे। हाँ। सर एक सोनू शांडलिया है, वो बोल रहा है कि सरकार, पुलिस ने और एजेंसियों ने ये भी बोला था कि हेमराज के कमरे में और लोगों के बैठने के सबूत मिले थे, क्योंकि जो बेडशीट वगैरह थी वो बेकार हुई हुई थी, और दूसरा उसके कमरे में 3 गिलास मिले थे जिसमें शराब थी।
हेमराज के कमरे से दो तीन चीज़ें थी। जो आपने 3 गिलास बताई बिल्कुल सही है, वो हेमराज के कमरे से मिले थे। उसकी एक वजह ये थी कि हेमराज के घर में कई बार, चूँकि ये सारे नौकर एक दूसरे को जानते थे, कृष्णा और राजकुमार जो था वो दुर्रानी फैमिली का नौकर था, और कृष्णा डॉक्टर तलवार के का कंपाउंडर था, और हेमराज तो यहाँ रहता ही था। और हेमराज और कृष्णा तो के दोनों नेपाल से थे, तो उनकी पुरानी जान पहचान थी। राजकुमार भी अक्सर उस घर में आता रहता था, तो उसकी भी जान पहचान थी। तो ये कई बार हेमराज के कमरे में ये लोग शराब पीते थे। उस दिन भी 3 गिलास थे। उसके बाद जो वहाँ पे जो हेमराज का एक अलग से बाथरूम था, उसके भी बाकायदा टेस्ट की गई थी, मतलब सैंपल लिया गया था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी। तो वहाँ से यूरिन उठाया गया था, उस यूरिन से भी पता करने की कोशिश की गई थी उस रात कौन कौन है। 3 गिलास की मौजूदगी तो थी, लेकिन उस रात ये तीनों थे वहाँ पे, ये आज तक प्रूफ नहीं हो पाया। राजकुमार का भी नहीं और कृष्णा का भी नहीं। हेमराज तो खैर उस घर में रहता ही था। तो ये आज तक ना नोएडा पुलिस, ना सीबीआई और ना कोई एविडेंस है। तो इनकी मौजूदगी 15-16 मई की रात 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक, ये आज तक इस्टेब्लिश नहीं है। सर एक सवाल अनीता जी का है कि आरुषि की जो बेड था उसके ऊपर निशानों को साफ करने के लिए गीला हुए निशान थे, जो बाद में जांच में पता चला था टीम की कि वो खून के स्टिंग के निशान है। इस बात में कितनी सच्चाई है? अनीता जी का सवाल है कि उसके बेड को साफ़ किया गया था, गीला था, ब्लड के निशान मिले थे। ये चीज़ लगातार आ चुकी है सामने कि सीन ऑफ क्राइम को साफ़ किया गया था। अब सवाल ये है कि कोई भी जब इस तरह से अननेचुरल डेथ हो, मर्डर हो, तो कोई इस तरह की चीज़ें करता नहीं है। लेकिन वहाँ पे मतलब आरुषि के बेडशीट जो बिछी हुई थी, जो बेड पे, उसमें कोई शिकन नहीं था, कहीं से मुड़ा तोड़ा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से बिछा हुआ था। जबकि जिस तरीके से वो मर्डर हुआ, तो उसमें जाहिर सी बात है आदमी थोड़ा बेचैन होगा, आदमी थोड़ा छटपटाएगा, बचने की कोशिश करेगा, तो चादर भी ख़राब होगी, तकिया भी इधर उधर होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। आरुषि के कपड़े भी बहुत ढंग से उसके बदन पे थे। तो ये सारी चीज़ें देख के पहली नज़र में ये हो गया था कि इसको किसी ने मेकअप किया है पूरे रूम को। अब ये क्यों किया गया है, यही सबसे बड़ा सवाल था। और इसी पे फिर शक जो है वो डॉक्टर तलवार और नुपुर तलवार पे आया कि इन्होंने ही किया था। तो शक यहाँ पे भी था, लेकिन फिर वही चीज़ है कि इसके सबूत कोई नहीं मिले। हाँ, दूसरा, आरुषि के बेड पे आरुषि के ब्लड के सैंपल तो मिले, हेमराज का नहीं मिला एक भी बूंद। जबकि हेमराज की उसी तरीके से मौत हुई। हेमराज के ब्लड जो है सीढ़ी से लेके ऊपर तक भी कई जगह पे बाद में मिले, लेकिन आरुषि के रूम में, आरुषि के बेड पे हेमराज, जैसे आप ये अच्छा एकदम, अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि कोई एक चीज़, एक एविडेंस जो इस कहानी को इस्टेब्लिश करे कि उस रात ये हुआ था कि हेमराज आरुषि को देख के डॉक्टर तलवार गुस्सा, उन्होंने मार दिया। मैंने आपसे कहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ इस्टेब्लिश हो सकती थी, वो ये कि जो सीन ऑफ क्राइम है, जो आरुषि का रूम है, वहाँ पे अगर उस आरुषि के बेड पे, आरुषि के रूम में हेमराज का कोई ब्लड सैंपल मिल जाता, तो उससे ये चीज़ आप रिलेट कर देते कि ये दोनों मर्डर एक कमरे में हुआ। तो जब दोनों मर्डर एक कमरे में हुआ, तो फिर आप ये भी रिलेट कर सकते थे कि ये दोनों एक कमरे में क्या कर रहे थे, दोनों की मौजूदगी क्या कह रही थी। लेकिन ये भी नहीं हुआ। हेमराज का एक भी ब्लड का सैंपल उस आरुषि के कमरे से नहीं मिला। अब ये भी अपने आप में एक अजीब चीज़ है। तो इसलिए फिर वो कहानी जो है सिर्फ कहानी है, प्रूफ कोई नहीं है। एक सवाल और है कुराम जोशी जी का कि अगर आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में डॉक्टर राजेश तलवार ने देखा था, तो ऐसा कुछ रिपोर्ट में साबित हुआ कि उनके भी इस तरह कोई फिजिकल कांटेक्ट? नहीं, मैंने किनका सवाल है? सर ये है कुमार जोशी। कुमार जोशी जी, आपसे अभी मैंने बताया था कि इन दोनों का ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो साबित कर सके कि हेमराज और आरुषि के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में या उस रात के सीन के बारे में ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई विटनेस, ऐसा कोई प्रूफ आज तक नहीं मिला। सर एक सवाल है जितेंद्र सोनी, वो बोल रहे हैं कि सर एक मूवी आई थी तलवार, उसके हिसाब से कृष्णा ने उसे मारा, आरुषि का और हेमराज की हत्या की थी। इसके ऊपर आपको क्या लगता है और इस बात में कितनी सच्चाई है? जितेंद्र साहब, आपका सवाल है कि एक मूवी आई थी तलवार जिसमें कृष्णा को ही सस्पेक्ट दिखाया गया, कृष्णा के ही बारे में बताया गया। वो फिल्म मैंने देखी है, और चूँकि वो जब फिल्म बन रही थी तो हम लोगों के पास फ़ोन आया था कुछ
जो जो लोग उस वक्त कवर कर रहे थे उन सबसे बातचीत करने के लिए, उनके व्यूज़ जानने के लिए, जो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर थे। तो उस फिल्म को मैंने देखी। उस फिल्म पे ये उंगली उठी कि ये फिल्म तलवार फैमिली को बचाने के लिए बनाई गई है, और फिल्म के कई हिस्से ऐसा जाहिर भी होता है। तो वो फिल्म रियल से मुझे लगता है कि बहुत दूर है, रियलिटी से। सर लगातार सिर्फ एक चीज सवाल कंटिन्यू पूछा रहा है कि आखिर कातिल कौन? लगातार आप लोगों का सवाल आ रहा, आखिर कातिल कौन। मैंने आपको लास्ट में यही कहा कि मैं भी आप जैसा ही इस सवाल के जवाब के इंतज़ार में हूँ, और मैं झूठा नहीं बनना चाहता हूँ कि ये कातिल है। मेरे सामने सारी चीज़ें हैं, और मेरे सामने आज भी यही सवाल है कि एक घर, उस घर के अंदर 4 लोग, 2 जिंदा 2 मुर्दा, ना कोई घर से अंदर से बाहर गया, ना कोई बाहर से अंदर आया, तो फिर कातिल कौन? तो अदालत भी अलग अलग, एक अदालत ने कहा ये 2 कातिल, बड़ी अदालत कहती है इनमें से कोई कातिल नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बट किसी ने तो मारा है, ये तो फैक्ट है, लेकिन वो कौन है? फिर मैं वही कहूँगा कि अगर डॉक्टर तलवार और नुपुर तलवार हैं तो उनसे बेहतर एक्टर नहीं देखा मैंने, और अगर वो दोनों नहीं हैं तो फिर इससे चालाक कातिल नहीं देखा। सर एक आदित्य पंत जी हैं, वो बोल रहे हैं शमसर इन्वेस्टिगेशन में कहाँ गलती रह गई और क्या कर सकते थे केस सॉल्व करने के लिए? आदित्य पंत जी, आपने ये पूछा कि ये इन्वेस्टिगेशन में कहाँ गलती रह गई और क्या कर सकते थे, ये बड़ा अच्छा सवाल मुझे इसलिए लगा कि मैं खुद भूल गया था आपसे बात करते करते। ये केस एकदम ओपन एंड शट हो सकता था, 24 घंटे के अंदर ये केस सुलझ सकता था अगर नोएडा पुलिस ज़रा सी जिम्मेदारी से काम कर लेती। लेकिन इस केस को पहले दिन से ही इतना लाइटली लिया गया, और जिस तरीके से जैसे ये कहा गया कि हेमराज ने मार दिया और वो नेपाल भाग गया, नोएडा पुलिस चली गई और हेमराज छत पे पड़ा हुआ ऊपर। अगर 16 मई की सुबह आरुषि के साथ हेमराज की बॉडी मिल जाती तो यकीन मानिए 16 मई की शाम तक कातिल सामने होता। लेकिन ये जो 24-48 घंटे मिले और जिस तरीके से पूरे केस को दूसरा रुख दिया गया, उसने कातिल को बचने का, उसको और प्लान करने का मौका दे दिया। और यहाँ पे पूरी गलती की पूरी नोएडा पुलिस, मतलब सीन ऑफ क्राइम का हालत ये था, मैंने उस दिन भी कहा था आपको, हर रिपोर्टर घर के अंदर है, पड़ोसी वहाँ पे हैं, जो जिसको मन कर रहा है वो हाथ लगा रहा, जो जिस चीज़ को टच कर रहा, फिंगरप्रिंट्स तो वहाँ कातिल को छोड़ के सभी के थे, बस कातिल के ही नहीं मिले थे। तो ये नोएडा पुलिस की गलती थी, वरना ये केस 24 घंटे में सुलझ सकता था। सर अरुण यादव जी हैं, वो बोल रहे हैं जब कोर्ट में नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट एडमिसिबल ही नहीं होता है तो फिर वो करा ही क्यों जाता है? अरुण यादव जी का सवाल है कि जब कोर्ट में नार्को और लाई डिटेक्टर एडमिसिबल नहीं है तो करा क्यों जाता है। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा होता है यादव साहब, वो ये है कि बेशक अदालत में ये चीज़ें एडमिसिबल नहीं हैं, लेकिन कई बार जो मुजरिम होता है वो कुछ सुराग दे जाता है, जैसे हथियार कहाँ है सुराग दे जाएगा। जैसे तेलगी का हुआ था ये मुझे याद है, और तेलगी ने कई सारी चीज़ें बता दी थी स्टैम्प पेपर घोटाले के टाइम में, तो उसका फ़ायदा हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन में फ़ायदा हो जाता है, कुछ चीज़ें बता देते हैं आप कि अच्छा वो फ़ोन कहाँ रखा है, तो वो बताएगा वो फ़ोन वहाँ है। तो अगर वो 10 चीज़ें गलत बोल रहा है और एक चीज़ सही बता गया तो आपको इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मदद मिलती है, और जाँच में एक छोटी से छोटी जानकारी भी बहुत काम आती है। तो बेशक कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन निकलती है तो वो होना चाहिए। हालांकि नार्को और लाई डिटेक्टर करने के लिए कोर्ट की इजाज़त के साथ की ज़रूरत तो है ही है। कई बार तो जिसका आप कर रहे हैं उसका भी सहमति होनी चाहिए कि हाँ करें, क्योंकि नार्को में तो ये है कि डोज ओवर हो गया तो फिर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा, एक अभी दीपक कह रहे हैं फूलन देवी की कहानी कब सुनाएंगे। फूलन देवी की कहानी भी जल्दी सुनाऊंगा, और इसी बहमई की भी और चंबल की भी। और सर इसके साथ साथ प्लेन हाईजैक की स्टोरीज की भी डिमांड आ रही है। प्लेन हाईजैक की मैं आपको वो क्या नाम है वहाँ का, कांधार वाली जो थी मैंने देखी, वो भी सुनाऊंगा आपको। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो कहानियाँ जिसका दूसरा पहलू आपने अब तक नहीं देखा ना सुना, वो मैं आपको सुनाऊं ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे। और कल के बारे में भी सोचता हूं, कल कुछ, लेकिन इस वीक बहुत सारे लोगों की और थी 26 से 11 की कहानी। तो इस वीक मैं किसी दिन ज़रूर आपको 26 से 11 की कहानी सुनाऊंगा और बाकी भी सुनाऊंगा। बस आप देखते रहें और इसी तरह से जुड़ते रहें और अपना प्यार देते रहें।
और मैंने आपसे कहा था मैं सब्सक्रिप्शन की बिल्कुल अपील नहीं करूँगा। अभी मैं एक पढ़ रहा था, मेरे अमित सिंह है, वो लिख के भेज रहे, देखिए आपको ये लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये देखिए ये लिख के भेज रहे हैं, सब्सक्राइब की अपील, और मैंने लिखा नो। तो रहने तो बुरा मान जाएंगे। तो मैं आपसे ये है कि बिल्कुल नहीं करूँगा। बस हाँ, आप लोग अपना प्यार इस तरह से देते रहें, बताते रहें, समझाते रहें, सिखाते रहें, डांटते भी रहें। चूँकि आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, कहानी सुनाकर। कल फिर 9 बजे मिलेंगे, और बीच में हाँ अगर कुछ क्राइम बड़ा हुआ तो फिर ज़रूर एक बार और हाजिर हो जाऊँगा, लेकिन कल 9 बजे ज़रूर मिलेंगे। सर एक सवाल अभी अभी आया है कि वो आपकी स्टोरी सुनने के लिए बेताब है। आप अच्छा, एक सवाल अभी अभी आया, तो बस इनका जवाब देके फिर मैं वारदात भी चूँकि करनी है आपको आज, दिल्ली के मोस्ट वांटेड मम्मी की। अब मेरी कहानी कई लोगों ने कहा सुनना चाहते हैं, हालांकि मुझे लगता है पता नहीं मेरी कहानी कौन सुनेगा और क्यों सुनेगा, और उसमें ऐसा कुछ रखा नहीं है। मैं बड़ा छोटा सा क्राइम रिपोर्टर हूँ, लेकिन चलिए मैं कुछ चीज़ें मेरे से जुड़ी हुई हैं वो आपको सुनाऊंगा, और अलग से पूरा नहीं, जिस दिन कोई कहानी सुनाऊंगा उसमें एक 5 मिनट में अपनी कहानी भी आपको सुना दूंगा। थैंक यू।